हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 24 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि दिल्ली में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। जो संग्रहालय है इसकी नींव अक्टूबर 2018 में रखी गई थी और ये जो संग्रहालय बनाया गया है इसमें सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित जो विभिन्न उत्पाद हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, उनका जो है यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अक्टूबर 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी, अब ये बन के तैयार हो गया है। तो 22 जनवरी को जो है इसका उद्घाटन 23 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि 22 जनवरी को इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने किस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि एरो 3। ठीक है, 22 जनवरी को इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने मिलकर एरो 3 नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का जो है सफल परीक्षण किया है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एरो 3 है क्या चीज़। सबसे पहले यहाँ पर इजराइल के बारे में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने जो आपको पता होने चाहिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा यहाँ की नई सिकेल है। ठीक है, तो मुद्रा याद रखिएगा और राजधानी याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जा रहे हैं आजकल। एरो 3 इसको हेड्स 3 भी कहते हैं। तो ये जो मिसाइल है ये इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। ठीक है, दोनों देशों ने इसमें पैसा लगाया है और दोनों ही देशों ने जो है मिल के इस मिसाइल को डेवलप किया है। ये जो मिसाइल है ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और बोइंग द्वारा जो है विकसित किया गया है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा ये जो मिसाइल है ये काफ़ी आधुनिक है और परमाणु रासायनिक या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जो अन्य हथियार ये ले जाती हुई जो मिसाइल होती है किसी अन्य देश की, ठीक है, उसको ये वायुमंडल के बाहर ही नष्ट कर सकती है। तो अगर किसी देश की जिसने कि इजराइल पे हमला किया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पे हमला किया या फिर जो भी इन दोनों देशों के मित्र हैं, ठीक है, जिनकी मदद करना चाहते हैं दोनों देश, उन पे हमला किया तो इस मिसाइल की मदद से इन पे हमला करने वाले देश का जो मिसाइल होगा उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, वायुमंडल के बाहर ही। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी आधुनिक मिसाइल है और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, एरो 3। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की कि 23 जनवरी को दूसरे विश्व एकीकृत चिकित्सा फोरम 2019 यानी कि वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि गोवा में। ठीक है, 23 जनवरी को दूसरे विश्व एकीकृत चिकित्सा फोरम का उद्घाटन गोवा में किया गया है। उसका उद्घाटन किया हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने। ठीक है, और ये जो फोरम है इसका आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी तक यहाँ पर रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रघुवीर सिंह भोला का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो रघुवीर सिंह भोला जो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा, और इन्हीं का निधन हो गया है। और यहाँ पर से 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ये तो हमको याद होना ही चाहिए। साथ में याद रखिएगा कि रघुवीर सिंह भोला जो है मेलबर्न में 1956 में जब भारत ने ओलंपिक्स में जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इसी तरीके से रोम में 1960 में जब ओलंपिक में जो है रजत पदक जीता था, तो उस वक्त जो टीम थी हमारी उसमें जो है रघुवीर सिंह भोला भी शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 ओलंपिक में जो हमने पदक जीते 1956 में 1960 में, इसके सदस्य थे रघुवीर सिंह भोला। ठीक है, तो इनका निधन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। रघुवीर सिंह भोला को इन्होंने जो हॉकी में जो अपना योगदान दिया था, जो इनको विभिन्न उपाधियाँ दी गई थी, उसके कह सकते हैं कि इनके सम्मान के तौर पे इनको 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सन 2000 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने वहां निवास करने वाली कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो कौन से राज्य ने जो है अभी वहाँ की जो उस राज्य में कापू जनजाति रहती है, सॉरी कापू समुदाय रहता है, उसको जो है 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश।
ठीक है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। और ये जो आरक्षण है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान अभी किया गया है। तो उसी 10% में से 5% आरक्षण जो है वो कापू समुदाय को दिया जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कापू समुदाय मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास करती है, और इसका जो कापू शब्द है, इसका मेन जो अर्थ है वो है किसान या फिर संरक्षण, ठीक है। और ये जो समुदाय है बेसिकली ये पूरी तरीके से खेती पे निर्भर है और खेती ही करता है। तो यहाँ पर जो है सरकार ने भी जब जो है चुनाव हुए थे उस वक्त ये वादा किया था कि कापू समुदाय को हम आरक्षण देंगे। तो अब फाइनली जो है इसी 10% में से 5% का आरक्षण कापू समुदाय को दिया गया है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर से आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद और अमरावती, ठीक है। और ज़िले हैं यहाँ पर 13। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति C प्रवीण कुमार। और सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 58 सीटें, विधानसभा के लिए 175 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर से है हमारे पास आंध्र प्रदेश। सीमा किससे किससे लगती है, कौन कौन राज्यों से लगती है? तो तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना से और लगती है उड़ीसा से, ओके। तो आप यहाँ पर से याद रखिएगा इसके पड़ोसी राज्य भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे तेजी से 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। तो मतलब एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं अभी हम भारत के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी, ठीक है। मोहम्मद शमी ने जो है 100 वनडे विकेट ले लिए हैं। और ये जो 100 वनडे विकेट इन्होंने लिए हैं ये 56 मैचों में लिए हैं, ठीक है। यानी कि 56वें मैच में जो है इन्होंने 100 वनडे विकेट ले लिए थे। तो ये रिकॉर्ड हो गया है इनके नाम। ये भारत के जो है मतलब कह सकते हैं पहली रैंक पे आ गए हैं जिन्होंने कि सबसे तेज जो है 100 वनडे विकेट लिए हैं, ठीक है। इससे पूर्व ये रिकॉर्ड इरफान पठान के नाम था। इरफान पठान ने 59वें मैच में जो है 100 विकेट लिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 59वें मैच में जो है इन्होंने 100 विकेट लिए थे। और मोहम्मद शमी ने 56वें मैच में 100 विकेट ले लिए हैं, ठीक है। जहीर खान तीसरे नंबर पे हैं। अगर भारत की अभी बात करते हैं हम लोग तो 65 मैचों में जो है जहीर खान ने 100 विकेट लिए थे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जहीर खान हैं और दूसरे नंबर पे हैं इरफान पठान। और वर्तमान में मोहम्मद शमी पहले स्थान पे आ गए हैं जिन्होंने कि 56वें मैच में जो है 100 वनडे विकेट अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि 22 जनवरी को प्रवासीय तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासीय तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। और ये जो योजना है जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रवासीय भारतीय सम्मेलन चल रहा है, 15वां प्रवासीय भारतीय सम्मेलन। इसी सम्मेलन में जो है इस प्रवासीय तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। और ये जो योजना है इसके तहत केंद्र सरकार 45 से 65 आयु वर्ग के जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगी, ठीक है। और जो भ्रमण होगा करीब 25 दिन का ये पूरा टूर होगा। और इसमें जितना भी रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और जाने का खर्चा, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा जो है सरकार देगी। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो भी जिन लोग को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी प्रवासी होंगे 45 वर्ष से 65 वर्ष की आयु बीच में, ठीक है, तो उनको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो उसमें से जितने लोग को सिलेक्ट किया जाएगा उनको जो है घुमाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि 22 जनवरी को किस राज्य ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का जो है निर्णय लिया है। और जो ये टाइगर के लिए जो ये बेसिकली जो यहाँ पर जो टाइगर हैं, ठीक है, उनको जो है प्रोटेक्शन देंगे ये फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं
प्रोटेक्शन कैसे देंगे? बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बाघों की जो है आबादी लगातार कम हो रही है और उसको बचाने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया है। तो ये फोर्स करेगी यहाँ पर जो है जंगलों को जो लोग जो है अवैध रूप से काटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और जो शिकारी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जैसे कि हथियार यहाँ पर नहीं ले जा सकते, लाइसेंस वाला भी नहीं ले जा सकते, या फिर कहीं जो है इस तरीके के प्रतिबंध इस फोर्स के द्वारा यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पाके पागा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है? तो ये पक्के लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर पाके भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव PPHF को किसने राजकीय उत्सव घोषित किया, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में को जो है इस पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश को जो है जो ये उत्सव है, अरुणाचल प्रदेश इस पे कह सकते हैं अलग से जो है फंड दे सकता है, और बजट में भी जो है इस उत्सव के लिए जो भी राशि है वो आवंटन कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं इस उत्सव का जो पहला संस्करण हुआ था ये वर्ष 2015 में हुआ था, जनवरी 2015 में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के सिजोसा में इसका आयोजन किया गया था। तो पहली बार जो है इसका आयोजन यहाँ से हुआ था, पहला संस्करण। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पाके पाका जो ये हॉर्नबिल उत्सव है, बेसिकली इसका मेन जो उद्देश्य क्या है, जो यहाँ पर स्थानीय एक समुदाय है, ठीक है, नीसी, इस समुदाय के द्वारा जो है बहुत से जो हॉर्नबिल आप लोग जानते होंगे पक्षी होता है, उसके संरक्षण के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा काम किए गए हैं। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए और लोगों को जो है इनके बारे में बताने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इनकी भूमिका को जो है लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसी उत्सव को जो है यहाँ पर राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि 23 जनवरी को आरपीएफ ने किस स्थान पर जयमती वाहनी नामक महिला दस्ते का शुभारंभ किया है? तो जयमती वाहनी जो दस्ता है इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है गुवाहाटी में। ठीक है, 23 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो वाहनी है इसका मेन काम ये होगा कि जो गुवाहाटी क्षेत्र में जो रेलवे परिक्षेत्र में आता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो गया या फिर रेलवे के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो कि रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसमें जितनी भी महिलाएँ हैं उसकी सुरक्षा करने का जिम्मा इस जयमती वाहनी को दिया गया है। ठीक है, तो महिला सुरक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाएगी, चाहे वो स्टेशन पे हो गया, चाहे वो स्टेशन के बाहर हो गया, ठीक है, किसी ऐसे संस्थान में जहाँ पे कि रेलवे का मतलब अपना होगा वो। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे से सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का कि हाल ही में जारी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-2018 में किस राज्य की विकास दर सबसे अधिक थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि बिहार। ठीक है, क्रिसिल द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है अभी, और ये जो रिपोर्ट है ये विभिन्न मतलब राज्यों की जो है ग्रोथ रेट के पर आधारित है। ठीक है, तो 17 राज्य इसमें लिए गए थे इन्होंने, और इन 17 राज्यों में ये कहा गया है कि बिहार की विकास दर जो है सबसे अधिक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा ही है कि 17 राज्यों की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आधारित थी ये रिपोर्ट, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात को रखा गया है। ठीक है, विकास दर के हिसाब से। तो बस इतना चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग, बिहार में सबसे ज़्यादा जो है विकास दर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद फिर गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि भारतीय नौसेना द्वारा 22 जनवरी को 26/11 हमले के बाद किस कोड नेम से सबसे बड़े तटरक्षा अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विजिल। ठीक है, भारतीय नौसेना ने 22 जनवरी को जो है सी विजिल नाम 2019 कोड नेम से 2 दिवसीय तटरक्षा अभ्यास जो है शुरुआत की है। 26/11 के बाद जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस हिसाब यहाँ से याद रख सकते हैं। ये जो अभ्यास है इसके द्वारा जो हमारे जो राज्य हैं, जो कि समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है, उनकी सीमाओं पे जो है इस अभ्यास को किया जाएगा। तो 22 और 23 तारीख को जो है इसका आयोजन होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और भारतीय नौसेना का ये कहना है कि ये जो अभ्यास है ये भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जो है अभ्यास है। ठीक है, कौन सा? सी विजिल 2019।
अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि निम्न में से किस राज्य में जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश की योजना है। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि 21 जनवरी को सिद्ध गंगा मठ के किस प्रसिद्ध संत का 111 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया? शिव कुमार स्वामी का। ठीक है, इसके बाद 22वां क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कल ही का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी कमेंट करके मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।